पाठशाला में अब उस राजनीति का टेस्ट जो आजकल भ्रम फैलाने में जुटी हुई है। आप लगातार यह सुन रहे होंगे कि आजादी के बाद पहली बार खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा दी गई, यानी टैक्स लगा दिया गया। रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे ज्यादा गिर गया, देश गर्त में चला गया, यह भी सुन रहे होंगे आप। पहली बार सेना की भर्ती में जाति पूछी जा रही है, आप यह भी सुन रहे हो। आज पाठशाला में हम इन्हीं बातों का टेस्ट करेंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है और कितना भ्रम फैलाया जा रहा है। कभी कभी तो लगता है इस देश में भ्रम की पॉलिटिक्स इतनी भर गई है और बढ़ गई है कि हम पत्रकारों के ऊपर इतना दबाव रहता है कि लोग अब हमारी तरफ देखते हैं कि हम आएंगे और सच बताएंगे, और इतना भ्रम और झूठ फैलाया जाता है कि लगता है कि जैसे सुबह से उठिए और यही काम रह जाता है कि अच्छा अब ये झूठ आया, ये भ्रम आया, चलो इस पे पूरा रिसर्च करो और लाके दो। कोई कंस्ट्रक्टिव जो है पॉलिटिक्स जो है वो देश में बची भी है या नहीं बची है पता नहीं। एक एक करके बताता हूं। पहला भ्रम तो यह फैलाया जा रहा है कि खाने पीने की चीजों पर पहली बार टैक्स लगा है, जीएसटी लगा है। अब मैं आपको बताता हूं सच्चाई क्या है, फैक्ट्स क्या कहते हैं। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि कुछ चीजें जिन पर जीएसटी लगाई गई है वो पहले से ही जीएसटी के दायरे में थी। फर्क बस इतना था कि इन चीजों के ब्रांडेड और रजिस्टर्ड प्रोडक्ट पर जीएसटी लगती थी और अनरजिस्टर्ड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर जीएसटी नहीं लगता। इस विरोधाभास को खत्म किया गया और इसलिए पैकेज्ड प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगाई गई है, फिर चाहे वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो। अगर उन प्रोडक्ट्स पर लेबल लगाया गया है या वो प्री पैक्ड तरीके से बेची जा रही हैं तो उन पर जीएसटी देना होगा। जैसे अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, अगर आपके सामने एग्जांपल रखूं, जैसे अगर आप देखेंगे कि जो रजिस्टर्ड राइस ब्रांड है, यानी ब्रांडेड चावल जो आप खाते हैं, ठीक है, इस पर 2017 से 5% जीएसटी लग रहा है। तब भी लग रहा था। अनरजिस्टर्ड ब्रांड्स को जीएसटी से छूट थी, जिसे अब जीएसटी के दायरे में लाकर 5% किया गया है। यानी खाने पीने की चीजों पर पहले भी जीएसटी लग रही है। इसी तरह से ब्रांडेड दाल, अनाज और आटा, उस पर कितना लगता था, उस पर भी 5% लगता, 2017 से लग रहा था। इसमें क्या क्या हो गया, दाल हो गया, अनाज, गेहूं वगैरह भी हो गया और आटा, और ये ब्रांडेड का बता रहा हूं, जिन्हें यूनिट कंटेनर में पैक करके और रजिस्टर्ड ब्रांड का नाम देकर बेचा जाता था। यानी जीएसटी जब से शुरू हुई तब से लोग खाने पीने की चीजों पर जीएसटी दे रहे हैं। फर्क बस ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड का। दूसरी बात यह समझिए कि जीएसटी लागू होने से पहले इन चीजों पर आप कितना टैक्स चुकाते थे। तब राज्यों के हिसाब से वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगता था। जैसे चावल का उदाहरण देता हूं, अगर आप चावल को देखेंगे, इसका एक उदाहरण दे रहा हूं कि भाई चावल पर इन्होंने टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दी, तो आपको बताता हूं पंजाब के अंदर चावल पर 5% वैट लग रहा था। यानी जो राज्य टैक्स वसूलते हैं, वैट जो वसूलते हैं, वो पंजाब में 5% चावल पर लग ही रहा था। ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड सब पर लग रहा था। तो जब राज्य टैक्स लगा रहे थे तब कहां थे वो लोग जो कह रहे हैं कि आजादी के बाद पहली बार खाने पीने की चीजों पर टैक्स लग रहा है। महाराष्ट्र में चावल पर कितना टैक्स वैट लग रहा था, 6% वैट लगता था। अब बताइए राज्य क्यों टैक्स वसूल रहे थे। छत्तीसगढ़, यहां पर चावल के ऊपर कितना वैट लगता है, 5%। यहां भी 5% वैट लग रहा है, और ये सारे विपक्ष शासित राज्य थे। अभी अभी महाराष्ट्र में सरकार बदली। यूपी जहां बीजेपी की सरकार है, यहां 4% वैट लगता है। हरियाणा जहां बीजेपी की सरकार है, यहां पर जो है चावल पर वैट लगता है कितना, 4%। ये आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ये प्री जीएसटी बता रहा हूं। जब जीएसटी लागू नहीं हुई थी तब चावल को लेकर अगर आप बात कर रहे हैं तो इन राज्यों में वैट लगा करता था। उसके बाद जब जीएसटी आई तो ब्रांडेड पर जीएसटी लगने लगी, नॉन ब्रांडेड पर नहीं लगने लगी। अब वो स्थिति हो गई कि ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड दोनों पर लगने लगी, जो कि पहले की स्थिति थी राज्यों के अंदर।
क्यों लगने लगी अभी यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है। इसी तरह से मैदा, आटा, सूजी का उदाहरण है। अगर आप देखेंगे मैदा, आटा और सूजी का उदाहरण देखिए। सूजी, इसका उदाहरण क्या कहता है? 2013 में कई राज्य जो हैं 4% वैट लेते थे, कई राज्य। और उन राज्यों में कौन कौन था भाई? कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और बिहार। ये वो राज्य हैं जो 2013 में मैदा, आटा, सूजी इस पर वैट वसूल रहे थे 4% का। तब लगता था ना खाने पीने की चीजों पर। तो पहले तो यह ज्ञान देना कि भाई आजादी के बाद पहली बार खाने पीने की चीज पर टैक्स लग रहा है, माफी दीजिए, नहीं है ऐसा, फैक्चुअली नहीं है। अब आप यह भी समझ लीजिए कि आपको किस आइटम पर जीएसटी देनी है और किन आइटम पर जीएसटी नहीं लगेगी। कोई भी अनब्रांडेड आइटम खुले में यानी बिना पैकिंग के बिक रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। कोई आइटम सादे या जूट के बैग में बिना किसी लेबल या मार्क के बेचते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पैकेज बनाकर उस पर लेबल लगाकर अगर कंपनी का नाम लिखकर बेचते हैं तो उसमें जीएसटी लगेगा। 25 किलो या 25 लीटर से ज्यादा की पैकिंग है तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इसके ब्रांडेड आइटम में लग जाएगा। खाने पीने की नॉन ब्रांडेड, प्री पैक्ड और प्री लेबल्ड चीजों पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला क्यों लिया गया, यह भी आपको समझना चाहिए। इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। पहली वजह, जीएसटी के तहत खाने पीने की ब्रांडेड आइटम पर तो 5% टैक्स लग रहा था, लेकिन अनरजिस्टर्ड और नॉन ब्रांडेड आइटम जीएसटी के दायरे से बाहर थे। इस वजह से कई कंपनियां टैक्स बचाने के लिए अपने प्रोडक्ट को बिना ब्रांड के नाम का इस्तेमाल किए बेच रहे थे। तो वहां चीजें गड़बड़ की जा रही थी, गड़बड़ी को रोकने के लिए टैक्स लगाया गया। दूसरी वजह, 5% जीएसटी लागू करने के फैसले के पीछे दूसरी वजह है टैक्स चोरी को रोकना। कई राज्यों ने भी यह माना कि टैक्स बचाने के लिए खाने पीने की ब्रांडेड चीजें बेचने वाली कंपनियों ने भी नॉन ब्रांडेड पैकेट में अपनी चीजें बेचनी शुरू कर दी थी। इससे राज्यों को टैक्स से होने वाली कमाई कम हो गई थी। तीसरी वजह, जीएसटी काउंसिल से जुड़ी फिटमेंट कमेटी ने भी खाने पीने की नॉन ब्रांडेड अनरजिस्टर्ड आइटम पर जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी। फिटमेंट कमेटी में केंद्र और राज्य सरकार के रेवेन्यू अधिकारी होते हैं। तो ये 3 बड़ी वजह हैं कि क्यों ये जीएसटी लगाई गई है। अब आपको यह भी बता देता हूं कि जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो किसी राज्य ने विरोध नहीं किया कि यह 5% जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। खाने पीने की चीजों पर 5% जीएसटी लागू करने के पीछे एक भ्रम यह फैलाया जा रहा है ना कि फैसला मोदी सरकार ने मनमाने ढंग से ले लिया। विपक्ष इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सच क्या है कि किसी भी आइटम पर कितनी जीएसटी लगेगी यह जीएसटी काउंसिल तय करती है। जीएसटी काउंसिल में राज्यों के मंत्री भी सदस्य होते हैं। खाने पीने की चीजों पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला जीएसटी काउंसिल में सर्वसम्मति से यानी सभी की मर्जी से लिया गया था। किसी ने विरोध नहीं किया था जो आज बाहर निकलकर ज्ञान दे रहे हैं। जीएसटी की जिस 47th मीटिंग में यह फैसला लिया गया उसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इनमें गैर बीजेपी शासित राज्य पंजाब था, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल भी शामिल हैं और सब इस फैसले से सहमत थे। अब जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, एक तो भ्रम फैला रहे हैं कि आजादी के बाद पहली बार टैक्स लग रहा है खाने पीने की चीजों पर, उसका सच आपको बता दिया। दूसरा बड़ा झूठ यह है कि भाई यह मोदी सरकार ने अकेले का कर दिया। सब थे वहां बैठे हुए उस मीटिंग में, किसी ने नहीं कहा कि नहीं 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 ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश पर जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला लिया है उस जीओएम में भी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा और बिहार के भी सदस्य थे। सिर्फ यही नहीं, जिस फिटमेंट कमेटी ने 5% जीएसटी लागू करने की सिफारिश की उसमें भी राजस्थान, बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के अधिकारी शामिल थे। जीएसटी काउंसिल में सभी सदस्य इस बात से सहमत थे कि टैक्स लीकेज रोकना जरूरी है। इस फैसले को कई लेवल पर परखने के बाद ही इस फैसले को लिया गया। पहले अधिकारी स्तर पर परखे, फिर जीओएम स्तर पर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के स्तर पर मंथन हुआ
उसके बाद जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्यों ने एकमत होकर इसको लागू किया। यानी आनन फानन में फैसला नहीं आया, यानी एक व्यक्ति या एक सरकार के फैसले पर नहीं आया। कई लेवल पर चर्चा हुई, कई लेवल पर सहमति बनी, हर राज्य की सहमति बनी, हर पार्टी की जहां जहां सरकार है उसकी सहमति बनी, लगभग सभी का जिक्र मैंने कर दिया, तब जाकर यह हुआ है। और आज उस मीटिंग में सब कुछ करने के बाद कुछ लोग बाहर आए, उनकी पार्टी के नेता ट्वीट करने लगे, देखो जीएसटी लगा दिया। ये इस देश के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? और जीएसटी काउंसिल काम कैसे करती है यह भी समझ लीजिए। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। केंद्र सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री काउंसिल के सदस्य होते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कोई दूसरा मंत्री काउंसिल का सदस्य होता है। जीएसटी कानून के तहत जीएसटी काउंसिल का कोई भी फैसला बहुमत से लिया जाता है। किसी भी फैसले पर मंजूरी के लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में मौजूद 3/4 सदस्यों के बहुमत की जरूरत पड़ती है। 3/4। यानी अगर आप यह सोच रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी कर लेती तो हो जाता, नहीं, बीजेपी को भी दूसरों की जरूरत पड़ती। तो जिन लोगों के मन में प्रश्न है कि यह 5% जीएसटी क्यों लगी, वो बंगाल में ममता बनर्जी से भी पूछे, वो छत्तीसगढ़ में भी पूछे, कांग्रेस की सरकार से, राजस्थान की सरकार से पूछें कि राहुल गांधी यहां ट्वीट कर रहे हैं कि देखो क्या टैक्स लग गए। वो तो कहते हैं ना गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। तो कैसे लग गया? वहां उन लोगों ने विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया? तो फिर राज्यों के गब्बर सिंहों से पूछा जाए अगर ये गब्बर सिंह टैक्स है तो। बैठक में जो वोटिंग होती है उसमें केंद्र सरकार के वोट का वेटेज 1/3 होता है और राज्य सरकारों के वोट्स का वेटेज मिलाकर कुल 2/3 होता है। मीटिंग के लिए कुल सदस्यों के आधे मेंबर होने चाहिए। ऐसा ही एक भ्रामक प्रचार रुपए की कीमत को लेकर भी किया जा रहा है। ये तो जीएसटी वाला क्लियर कर दिया। मैं बोलता हूं ना, इतना आपको पता रहना चाहिए कि कल को कोई घुमा ना सके। यहां घुमाने वाले बहुत घूम रहे हैं, बिना कहीं गए घर बैठे बैठे रोलर कोस्टर राइड पर आपको कहां लेकर चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये इस देश में चल रहा है। ये जीएसटी हो गया। अब जरा डॉलर और रुपया पर आते हैं। भ्रम वाली राजनीति से ये लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी का नुकसान होगा, होता नुकसान देश का है। अभी क्या कहा जा रहा है कि भैया रुपया डॉलर के मुकाबले 80 तक पहुंच गया, बहुत बड़ा कांड हो गया, देश तो बर्बाद हो गया। कुछ लोग श्रीलंका तक भी ले गए कि श्रीलंका बन जाएगा भारत। $1 की कीमत 80 रुपए हो गई। खूब पॉलिटिक्स चल रही। रुपए की गिरावट पर सब बात कर रहे हैं, लेकिन कोई दुनिया के हालात नहीं बताता। मतलब ये ऐसे है कि अगर किसी क्लास में सारे बच्चे फेल हो गए हैं और एक बच्चा ऐसा है जो फेल नहीं हुआ है, जिसको 60% आ रहा है, तो कह रहे हैं इसको तो 60% आया, देखो इसको 100% नहीं आया। जो बाकी फेल हुए हैं उसके बारे में कोई नहीं बता रहा। लेकिन आज हम आपको कंपेयर करके बताएंगे कि जब दुनिया पास हो रही थी तब यही लड़का कैसे फेल हो रहा था, और आज जब दुनिया फेल हो रही है तो यही लड़का कैसे 60% ला रहा है, उसकी भी चर्चा करूंगा। और ये लड़का है हमारा भारत, मतलब हमारा देश। दुनिया भर की करेंसी का हाल क्या है जरा आपको बताता हूं, सुनिए इसको, फिर कारण पर आऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। दुनिया भर की करेंसी का हाल देखिए। डॉलर के मुकाबले, और ये आपको 2002 की स्थिति बता रहा हूं। फिर मनमोहन वर्सेस नरेंद्र मोदी पर भी आऊंगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं बिना मनमोहन सिंह के सर्टिफिकेट के इस देश में कोई चीज अप्रूव नहीं होता जब तक उनके कार्यकाल की तुलना ना की। तो रुपया की हालत क्या है? रुपया डॉलर के मुकाबले 2022 में करीब 7.49% गिरा है। ठीक है, तो ये नीचे गया 7.5% रुपया 2022 में। अब आपको बताता हूं यूरो कितना गिरा। यूरो जो है वो लगभग डबल है, 13.42% गिरा है। अब बताइए ये कैसे गिर गया? पाकिस्तानी रुपया सुनिएगा, यहां तो जितनी चीजों का बता रहा हूं यहां तो कोई नरेंद्र मोदी नहीं है। पाकिस्तानी रुपया ये 19% गिरा, 19% डाउन। ये बगल में इसलिए बता रहा हूं, कोई पाकिस्तान से बहुत उम्मीद नहीं रखता, लेकिन पड़ोसी की हालत क्या है ये भी देख लीजिए। जापानी येन, श्रीलंका का तो बता ही नहीं रहा हूं, उसको तो छोड़ ही दीजिए। जापानी येन की स्थिति क्या है?
21% गिर गया, 21% डाउन। अब बताइए, वहां तो नरेंद्र मोदी नहीं है। पाउंड स्टर्लिंग, ये जो यूके में चलता है, इसमें 14.5% की करीब गिरावट है, 14.5% गिर गया। यहां तो नरेंद्र मोदी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये कितना गिर गया? 8%, 8.4%। ये भी गिर गया, ये भी हमसे ज्यादा। साउथ अफ्रीका रैंड 8.5% गिरा। साउथ कोरिया का जो वॉन है वो 11.5% गिर गया है। न्यूजीलैंड का डॉलर 11.72% गिर गया। तो यही आपसे कह रहा था कि यहां से देखिए नीचे सारे बच्चे हो गए फेल, और हमारा लड़का डिस्टिंक्शन से पास हो रहा है तो भी लोगों को हजम नहीं हो रहा, तब भी देश में पॉलिटिक्स चलती है। और यह क्यों हो रहा है अभी आपको बताऊंगा। इसका सीधा मतलब यह है कि पूरी दुनिया के हालात खराब हैं, कोरोना, उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध से ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में है और ज्यादातर देशों की करेंसी कमजोर हुई है। भारत की क्यों हुई है अभी आऊंगा, लेकिन अब जरा पुराने वाले टॉपर लड़के का भी खोल लेते हैं कि उस वक्त क्या हो रहा था मनमोहन सरकार में, यूपीए। तो मनमोहन यूपीए वर्सेस एनडीए देख लीजिए, डॉलर और रुपया का। डॉलर के मुकाबले रुपया मोदी सरकार में कितना गिरा और मनमोहन सरकार में कितना गिरा था, हमने जरा इसको खंगाला। यूपीए 2 में, यूपीए 2 के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए में जो औसत गिरावट थी वो थी 31.77% औसत गिरावट। औसत गिरावट, ये रुपया का बता रहा हूं, करीब करीब 32% गिरा था औसत। क्योंकि 2009 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, एक डॉलर के मुकाबले रुपया कितना था? 45.91 रुपये। और 2014 में कितना था? 60 रुपए 50 पैसे था। तो ये स्थिति थी। अब मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अगर देखें, मोदी 1 या एनडीए 1 देख लीजिए, मोदी 1, या इसको अगर आप एनडीए 1 कर लीजिए, मोदी 1 क्या करना है, एनडीए 1 कर लीजिए 2014 से आगे। इसमें जो औसत गिरावट है वो है 15.57%। यह है औसत गिरावट 2014 से 2019 के बीच रुपए में। कहां 31 मतलब करीब 32% और कहां 15.5%, मतलब डबल की गिरावट थी औसत गिरावट यूपीए 2 में। तो 2014 को तो आपको बता दिया, 2014 में कितना था? 60 रुपया 50 पैसा। और 2019 में कितना था? यह था करीब करीब 2019 के अंत में 69.92 रुपीज एक डॉलर की कीमत। तो 9 रुपए की बढ़त थी। अब जरा एनडीए 2 देख लेते हैं कि एनडीए 2 में क्या स्थिति रही डॉलर के मुकाबले रुपए की। यहां औसत गिरावट जो है, औसत गिरावट ये कितनी रही भाई? ये रही करीब 14.3%, यानी एनडीए 1 से भी कम और यूपीए 2 से और बहुत कम। 2019 में क्या रेट था रुपया का? 69.92 आपको बताया। और 2022 में एक डॉलर की कीमत अभी कितनी चल रही है? 79.92, या कह लीजिए आज 80 रुपए हो गया। तो कहां एनडीए 2 में 14% गिरा, कहां एनडीए 1 में 15.5% गिरा, और कहां यूपीए 2 में 32% के करीब गिरा। तो किसके राज में रुपया कितना गिरा देख लीजिए, उसके बाद अपना कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन चल रहा है मामला, रुपया गिर गया, रुपया गिर गया। डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है, अब जरा इसको समझना चाहिए। जो कह रहा हूं ना कि पूरा क्लास फेल हो रहा है और अपना लड़का जो है वो डिस्टिंक्शन ला रहा है, तो सब फेल हो रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी ना। क्योंकि यूपीए 2 के जमाने ऐसा नहीं था कि पूरी दुनिया में करेंसीज गिर गई थी, या यूपीए 1 के साथ। पहली वजह अभी क्या है रुपया के कमजोर होने की,
कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध का असर जो है वो दुनिया भर की करेंसी पर पड़ा है। और उसके पहले कोविड का संकट काल था, तो पहले एक संकट से निकले, दूसरा आ गया और उसमें यह स्थिति बन गई। दूसरी वजह क्या है? कच्चे तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। अब होता क्या है कि अगर भाई डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डॉलर डिमांड में है। रुपए की कीमत क्यों कम हुई? क्योंकि रुपया अभी डिमांड में कम हुआ। क्यों कम हुआ भाई? डॉलर की डिमांड क्यों है? क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो गया। कच्चा तेल आप कैसे खरीदेंगे? आप डॉलर में खरीदेंगे। कच्चा तेल महंगा हुआ, अब आपको एक बैरल खरीदना है, ज्यादा डॉलर देना है, तो ज्यादा डॉलर देना है, तो ज्यादा डॉलर की जरूरत है। ज्यादा डॉलर की जरूरत है तो डॉलर की रेट बढ़ गया, रुपया का रेट गिर गया। और यही दुनिया भर में हो रहा है कि डॉलर का रेट, चूंकि जरूरत ज्यादा है लोगों को, कच्चा तेल महंगा हो गया रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, तो वहां डॉलर की कीमत बढ़ गई, बाकियों की गिर गई। सिंपल कैलकुलेशन है। तीसरी वजह, दुनिया में वित्तीय नियमों में सख्ती है। अमेरिका में जैसे अपने यहां आरबीआई है, वहां जो संस्था है उसने जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वहां रिकॉर्ड महंगाई है। अपने यहां तो महंगाई कंट्रोल में, वहां नहीं ना, वहां 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हुआ कि हमारे यहां जो शेयर बाजार में कंपनियां, विदेशी कंपनियां पैसा लगा रही थी, उन्होंने ये पैसा निकालना शुरू किया। भाई पहले वहां से कर्जा ले लिया, यहां लगाया, यहां कमाया, वहां चुकाया। अब वहां इंटरेस्ट ज्यादा है तो कौन कर्जा लेके यहां लगाए? तो कुछ कंपनियां पैसा निकाल रही हैं। वो पैसा निकाल रही हैं तो यहां जो है वो रुपए की कीमत गिर रही है। तो अमेरिका अपना घर संभाल रहा है, इसलिए यहां थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है। चौथी वजह, शेयर बाजार के विदेशी निवेशकों का भारत से पैसा निकालना, जिसका कारण आपको बता दिया। 2022-23 में अब तक करीब 14 अरब डॉलर निकाले गए हैं। सिर्फ जुलाई में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ने 7,500 करोड़ रुपए के आसपास भारत के बाजारों से निकाले। और क्यों निकाले हैं वो आपको वजह बता दी। तो ये हो गया डॉलर का चैप्टर, डॉलर और रुपया, वो आपको समझ में आ गया। सवाल जरूर पूछिए, लेकिन जरा स्थिति तो देख लीजिए कि हमारा देश कहां खड़ा है और कितना बेहतर या खराब परफॉर्म कर रहा है।